नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़ प्लस एडिटोरियल एनालिसिस 6 फरवरी 2023। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल आर्टिकल्स कौन कौन से हैं चेक करते हैं। देखिए 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, वो हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ में एक एडिटोरियल आर्टिकल है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, अगर दूसरा कोई है जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो कल के एडिटोरियल्स में हम वो इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूएस शूट्स डाउन बैलून, बीजिंग वांट्स ऑफ रेस्पॉन्स। देखिए पिछले कई दिनों से ये बैलून को लेके काफ़ी इशू चल रहा है दोस्तों। इसके बारे में एक न्यूज़ है, यूएस ने अभी वो बैलून को शूट डाउन किया है, उसके बारे में एक न्यूज़ है। फिर देखिए एनर्जी ट्रांसिशन से रिलेटेड एक न्यूज़ है दोस्तों। यूनियन पावर मिनिस्टर आर के सिंह साहब ने एक वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ G20 में कुछ अच्छे पॉइंट्स बोला है जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। वैसे एनर्जी ट्रांसिशन से रिलेटेड आज 2 आर्टिकल है, एक तो न्यूज़ में है, दूसरा एडिटोरियल में एक बहुत बड़ा आर्टिकल है एनर्जी ट्रांसिशन से रिलेटेड। एक JET पार्टनरशिप के बारे में भी इधर हम बात करेंगे। फिर देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक स्पेशल कमेटी फॉर्म करने वाला है मिसिंग मॉन्यूमेंट्स को ट्रेस करने के लिए। तो ये मिसिंग मॉन्यूमेंट्स मतलब क्या होता है, सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स क्या है वो देखेंगे। फिर देखिए ट्रांसजेंडर्स को सपोर्ट करने के लिए देखा जाएगा तो केरला स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है ओवर द ईयर्स। तो अभी केरला स्टेट गवर्नमेंट अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन रूट्स को चेंज करने वाला है ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करने के लिए। बेसिकली देखिए मैरिज में क्या है, मेल एंड फीमेल होता है, और उसमें ट्रांसजेंडर को इंक्लूड नहीं किया है, तो इन्हें भी इंक्लूड करने वाला है केरला स्टेट गवर्नमेंट जो है। ठीक है, तो इतने आर्टिकल्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वर्ड ऑफ द डे चेक करते हैं, ये बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब है ये सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। सेंटेंस में देखिए, लेट अस होप द पैंडेमिक डिसअपीयर्स, इट केम एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इन 2020। तो बेसिकली 2020 में जब कोविड-19 पैंडेमिक आया था, इट वाज लाइक ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एक सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट था ना, वही बताया जा रहा है। ठीक है, तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहला न्यूज़, यूएस शूट्स डाउन बैलून, बीजिंग वांट्स ऑफ रेस्पॉन्स, जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशंस। पिछले कई दिनों से यूएस और चाइना के बीच में इश्यूज चल रहा है एक बैलून को लेके। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया है, चैनल पर अवेलेबल है, मैंने डिटेल्स बता रखा है। वैसे इशू क्या है मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। कुछ दिन पहले चाइना से बिलोंग करने वाला एक हाई आल्टीट्यूड बैलून यूएस टेरिटरी में दिखा था। अब ये बैलून का लोकेशन कुछ ऐसे जगहों पर था जो यूएस के लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोई बैलिस्टिक मिसाइल बेसेस, न्यूक्लियर मिसाइल बेसेस, ये सब के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है यूएस को डाउट लगा। अब यूएस को डाउट लगने का और एक रीजन यह है दोस्तों, पुराने जमाने में इस तरह के हाई आल्टीट्यूड सर्वेलेंस बैलून्स यूज करते थे सर्वेलेंस एक्टिविटीज के लिए, स्पाइंग एक्टिविटीज के लिए एंड मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यूएसए, सोवियत यूनियन, जापान जैसे कंट्रीज इस तरह के हाई आल्टीट्यूड सर्वेलेंस बैलून्स यूज किया है एक दूसरे को स्पाई करने के लिए। जापान ने यूएस के ऊपर बॉम्ब्स गिराने के लिए भी हाई आल्टीट्यूड सर्वेलेंस बैलून्स यूज किया है। अब ये जो सर्वेलेंस बैलून्स होता है ना, उसमें काफी एडवांस्ड इक्विपमेंट्स वगैरह इंस्टॉल रहता है, जैसे कि हाई रेजोल्यूशन कैमरा हो गया, रडार हो गया। ठीक है, बेसिकली वो स्पाइंग कर सकते हैं। और चाइना के बारे में आपको पता ही है दोस्तों, चाइना कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। चाइना की हिस्ट्री अगर आप चेक करोगे, वो इस तरह के स्पाइंग एक्टिविटीज करते हैं। मोस्ट रीजनली उन्होंने इंडियन ओशन में एक स्पाई शिप भेज दिया था ना, बेसिकली हम्बनटोटा पोर्ट में डॉक भी किया था वो शिप। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने श्रीलंकन गवर्नमेंट को अपने कंसर्न्स भी एक्सप्रेस किया था, आपको याद होगा, हमने वो न्यूज कवर भी किया था। ठीक है, तो इसलिए कि ये बैलून चाइना से बिलोंग करता है और यूएस और चाइना के बीच में बायलैटरल रिलेशंस भी उतना ठीक नहीं है, इसलिए ऑब्वियस ही बात है यूएसए को डाउट लगा। दैट इज क्वाइट नेचुरल। वैसे दोस्तों यूएसए और चाइना के बीच में बायलैटरल रिलेशंस बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बात आपको मालूम है। ऑलरेडी एक राइवलरी चल रहा है। ताइवान इशू में काफ़ी बार चाइना ने यूएसए को वार्न किया है। रशिया यूक्रेन वार में चाइना रशिया को ओपनली सपोर्ट करता है, इससे यूएसए खुश नहीं है। और चाइना और यूएसए के बीच में अभी भी ट्रेड वार चल रहा है। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डोनाल्ड ट्रंप ने तो ओपनली चाइना को क्रिटिसाइज किया था कि चाइना इमोरल ट्रेड एक्टिविटीज करते हैं, करेंसी डिवैल्यूएशन करते हैं वगैरह वगैरह। तो बेसिकली चाइना और यूएसए के बीच में रिलेशंस अभी के हिसाब से उतना ठीक नहीं है, और इस रिलेशन को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए अभी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन चाइना में एक ऑफिशियल विजिट करने वाला था, पर यह बैलून इशू की वजह से उन्होंने अपना ऑफिशियल विजिट को भी पोस्टपोन किया है। ठीक है, तो देखिए वापस टॉपिक पर आते हैं। जब यूएसए चाइना को पूछा भाई ये क्या है, क्या ये स्पाई बलून है, क्या ये सर्वेलेंस बलून है, तो चाइना ने बोला
कि ये कोई स्पाई बलून या सर्वेलेंस बलून नहीं है, ये एक्चुअली एक सिविलियन एयरशिप है जो मीटेरोलॉजिकल पर्पसेस एंड रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। इसका कोई मिलिट्री पर्पस नहीं है, कोई स्पाइंग इंटेंशन नहीं है, कोई सर्वेलेंस इंटेंशन नहीं है। तो चाइना ने बोला ये एयरशिप चाइना से लॉन्च हुआ था मीटेरोलॉजिकल पर्पसेस के लिए। मीटेरोलॉजिकल पर्पसेस मतलब क्या होता है, जो क्लाइमेट वेदर ये सबसे रिलेटेड है, ठीक है। और ये बलून बहुत ऊपर चला गया, कम से कम 50,000 60,000 फीट तक चला गया और ड्रिफ्ट होके पहुंच गया यूएसए तक। तो देखिए दोस्तों, इधर आपको चाइना दिख रहा है, ठीक है, इधर आपको यूएसए दिख रहा है। अब चाइना का कहना यह है ये वेस्टर्लीज की वजह से यूएसए तक पहुंच गया करके। वेस्टर्लीज क्या है दोस्तों, वेस्टर्लीज बेसिकली एक विंड है जो वेस्ट से ओरिजिनेट होता है, ईस्ट की तरफ बहती है। तो चाइना से हो सकता है ये एयरशिप जो है वेस्टर्लीज की वजह से यूएसए तक पहुंच गया। तो यूएसए को पूरा क्रॉस करके ये अटलांटिक ओशन की तरफ जा रहा था। तो पहले यूएसए ने बोला था हम इसे शूट डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि शूट डाउन करने से जो डेब्री है वो नीचे गिर सकता है, नीचे ग्राउंड में जो प्रॉपर्टीज है उस पर डैमेज हो सकता है, किसी के ऊपर गिर सकता है। पर अभी यूएसए ने अपना डिसीजन बदल दिया है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ऑर्डर किया और इस एयरशिप को यूएसए ने शूट डाउन किया। अब इससे चाइना खुश नहीं है। चाइना का कहना यह है हमने आपको कह दिया ये एक सिविलियन रिसर्च एयरशिप है, तो उसे शूट डाउन करने की क्या जरूरत थी। तो अगर आप ऐसे करोगे तो हमारी तरफ से भी ऐसे ही रिएक्शन होगा। वैसे इंटरनेशनल लॉस के हिसाब से दूसरे कंट्री का एयरक्राफ्ट हो गया, शिप हो गया, ये सब अगर इनसेंट पैसेज कर रहा है, मतलब उनका कोई मिलिट्री इंटेंशन नहीं है, तो उसे अटैक नहीं करना चाहिए। पर यूएसए इधर थोड़ा सा स्केप्टिकल है, उन्हें पता नहीं ये क्या है। यूएसए ने शूट डाउन तो किया है और चाइना ने बोला दिस इज सीरियस वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल प्रैक्टिस। तो यूएस ऑफिशियल्स का कहना यह है कि सिमिलर चाइनीज सर्वेलेंस बलून्स इससे पहले भी ऑब्जर्व हुआ है साउथ एशियन रीजन में, ईस्ट एशियन रीजन में। बेसिकली चाइना ने उन कंट्रीज की सॉवरनिटी को वायलेट किया है, इस तरह हमारी सॉवरनिटी को वायलेट करने हम नहीं देंगे। इसके अलावा लास्ट ईयर ऐसा ही एक सर्वेलेंस बलून साइट हुआ था अंडमान आइलैंड्स के ऊपर, तब वो इतना इश्यू नहीं बना था, पर अभी यूएस टेरिटरी में आया है और यूएस और चाइना के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है वो ठीक नहीं है, इसलिए ये बहुत बड़ा इश्यू बन गया और यूएस ने अभी इसे शूट डाउन किया ही है। तो यूएस और चाइना के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है वो और वर्सन होने का चांसेस है दोस्तों। अब एंटनी ब्लिंकन चाइना में ऑफिशियल विजिट करेगा या नहीं करेगा ये तो टाइम ही बताएगा। अगला है वर्ल्ड हैज बीन टॉकिंग अबाउट एनर्जी ट्रांसिशन बट नेशंस येट टू इन्वेस्ट इन इट। यूनियन पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह, जीएस पेपर 3, कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज, ये सब में न्यूज आपको काम आएगा। देखिए इस साल G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, ये बात आप सबको मालूम है दोस्तों। तो G20 का फाइनल मीटिंग से पहले काफी वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स होने वाला है अलग अलग इंडियन सिटीज में। तो अभी कर्नाटका का कैपिटल बंगलुरु में पहला G20 एनर्जी ट्रांसिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग चल रहा है दोस्तों अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी। तो इधर यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आर.के. सिंह साहब ने एक स्पीच दिया है एनर्जी ट्रांसिशन से रिगार्डिंग। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोला है, वो क्या है हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली इन्होंने वही कहा है दोस्तों जो हमने कई बार डिस्कस किए हैं। इन्होंने बोला है पूरी दुनिया एनर्जी ट्रांसिशन के बारे में बात तो करती है पर कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बेसिकली क्लाइमेट फिनेंसिंग नहीं हो रहा है। क्या है एनर्जी ट्रांसिशन? देखिए आज के हिसाब से अगर आप देखोगे मैक्सिमम जो एनर्जी जनरेट होता है वो फोसिल फ्यूल सोर्सेस से है, जिसे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोसिल फ्यूल सोर्सेस के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है, हमारी मतलब पूरी दुनिया की जो डिपेंडेंसी है वो कम करना पड़ेगा और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। अब इसके लिए हर एक कंट्री को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एक या दो कंट्री सोचने से नहीं होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आप सबको पता होगा इसी साल इंडिया चाइना को ओवरटेक करके द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड बन जाएंगे। पॉपुलेशन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, इंडिया का एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा होगा। मान लीजिए एक घर में केवल 2 लोग रह रहे हैं, उनके लिए कितने इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा, और एक घर में अगर 10 लोग रह रहे हैं उनके लिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना। तो बेसिकली पॉपुलेशन ज्यादा है मतलब इंडिया का एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा है। अब वो एनर्जी आप कैसे जनरेट कर रहे हो ये भी मैटर करता है। अगर इंडिया मैक्सिमम एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जनरेट करेंगे तो इसका ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट होगा, ठीक है। पर इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, कोई डेवलप्ड कंट्री तो नहीं है ना। दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज ऑलरेडी
एक बात क्लियर किया है डेवलप्ड कंट्रीज को कि अगर एनर्जी ट्रांजिशन करना है तो आपको हमें मदद करना पड़ेगा। कहने में आसान है, करने में मुश्किल है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी को अगर जनरेट करना है तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा, इसके लिए पैसे लगते हैं। पैसे कौन देगा? डेवलप्ड कंट्रीज को देना होगा, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से आज ये नौबत आया है। उन्होंने सालों पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करके बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल जलाया है, बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट किया है, आज भी वो एमिट कर रहे हैं। तो आपकी वजह से आज ये नौबत आया है, तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको डेवलपिंग कंट्रीज को पैसे देना होगा, क्लाइमेट फिनेंसिंग करना होगा, नहीं तो ये एनर्जी ट्रांजिशन नहीं होने वाला है। 1992 में जब अर्थ समिट हुआ था रियो डे जेनेरो ब्राजील में, तब सीबीडीआर के बारे में एग्रीमेंट हुआ था। क्या है सीबीडीआर? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉमन है बट डिफरेंशिएटेड है। डेवलप्ड कंट्रीज ने सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट किया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के चक्कर में, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुआ है। और जब क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की बात आती है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको एक जैसा दे रहे हो, ये कैसा लॉजिकल है भाई? तो आपने सबसे ज्यादा कांड किया है, आपने सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल जलाया है, तो आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना होगा ना। तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करना है, आपको ज्यादा काम करना है। हम कम काम करेंगे क्योंकि हमने कुछ नहीं किया भाई। आपने 50-100 साल पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, पैसे कमाए, और आज एक डेवलप्ड कंट्री हो और पूरी दुनिया को कॉलोनाइज करके भी रखा हुआ था। हमने क्या किया? हम तो अभी कर रहे हैं। अब जब हमारी बारी आई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, आप हमें बोल रहे हो कि आपको फॉसिल फ्यूल नहीं जलाना है, फॉसिल फ्यूल जलाने से ग्रीन हाउस गैस एमिट होगा, फिर ग्लोबल वार्मिंग होगा, यह सब बोल रहे हो। ठीक है, हम समझ रहे हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करना बहुत जरूरी है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हम एनर्जी जनरेट करेंगे, पर ऐसे कहने से एनर्जी जनरेट होगा ना, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, और इसके लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो फिनांस दिलाओ, क्लाइमेट फिनेंसिंग करो। बात करने से कुछ नहीं होगा, आपको इन्वेस्ट भी करना होगा। ये कह रहा है दोस्तों बेसिकली हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आर.के. सिंह साहब एट द फर्स्ट G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन बैंगलोर, इंडिया। तो मिनिस्टर साहब का कहना यह भी है, द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन डिस्कोर्स नीड्स टू मूव अलोंग विद द एनर्जी सिक्योरिटी एज द सप्लाई चेन एमर्जेस एज ए चैलेंज। तो आजकल सप्लाई चेन भी एक चैलेंज है एनर्जी ट्रांजिशन में। सप्लाई चेन मतलब क्या होता है दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल देखिए, आजकल अगर आप देखोगे, हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर जा रहे हैं, है कि नहीं? हमारे जितने मेजर ऑटोमोबाइल कंपनीज वगैरह है, अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर रहा है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी यूज होते हैं वो कौन सा है? लिथियम आयन है। और आपको पता होगा इंडिया में लिथियम की अवेलेबिलिटी नहीं है, हम दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि चाइना हो गया, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली। ठीक है, इधर क्या है ना, लिथियम का डिपॉजिट्स बहुत है। मैं आपको कह रहा हूं, आज जैसे वेस्ट एशियन कंट्रीज पूरी दुनिया को डोमिनेट करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी फील्ड में, क्योंकि उनके पास क्या है? ऑयल है। ओपेक कंट्रीज कितना इन्फ्लुएंस करते हैं ये बात आप सबको मालूम है। वैसे आने वाले टाइम में लैटिन अमेरिकन कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया एंड इवन चाइना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि उनके पास क्या है? लिथियम डिपॉजिट्स है। अब ये आने वाला टाइम कब आएगा ये मालूम नहीं, हो सकता है 50 साल के बाद, 75 साल के बाद, 100 साल के बाद, क्योंकि धीरे धीरे रिन्यूएबल सोर्सेस के पीछे हम जा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल जलाना हमें बंदी करना होगा, क्योंकि अगर कंटिन्यू रखेंगे तो हम नहीं रहेंगे। ठीक है, पूरी दुनिया डूब जाएंगे, कोई डाउट नहीं है उसमें। तो हो सकता है ऑयल का जो डिमांड है वो कम हो, पर लिथियम का डिमांड ज्यादा होगा, क्योंकि आजकल जो बैटरीज बन रहा है वो लिथियम से है, लिथियम आयन बैटरी है। और जब रिन्यूएबल सोर्सेस से आप एनर्जी जनरेट करते हो ना, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, उसे आपको स्टोर करके रखना होगा। अगर आपको राउंड द क्लॉक सप्लाई चाहिए रिन्यूएबल सोर्सेस से, तो आपको 100% वो एनर्जी को स्टोर करके रखना होगा। वो स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? बैटरी चाहिए, बड़े बड़े बैटरीज चाहिए जो लिथियम से बने। तो मिनिस्टर साहब का कहना यह है, इंडिया वाज वर्किंग टू इंप्रूव एनर्जी स्टोरेज, although supply chain issues of lithium required for energy storage batteries would have to be sorted out। तो सप्लाई चेन इशू से लिथियम मिलने में मुश्किल हो रहा है। अब केवल इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया में जितने कंट्रीज है सबको चाहिए होगा ना। सभी ने अपना लिथियम रिफाइनिंग फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप किया है, इवन इंडिया में भी है। गुजरात में एक लिथियम रिफाइनिंग एक इंडस्ट्री सेटअप किया है, नाम मैं भूल गया। तो बेसिकली जैसे हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके इधर रिफाइन करते हैं, वैसे हम लिथियम इंपोर्ट करके रिफाइन करके
लिथियम बैटरीज बनाते हैं, ठीक है। तो सप्लाई चेन इश्यूज है, ये कह रहा है। सो ये कंप्लीट ट्रांसिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल सोर्सेस कैन नॉट हैपन अंटिल द कॉस्ट ऑफ एनर्जी स्टोरेज वाज रिड्यूस्ड। तो जब तक आप एनर्जी स्टोरेज का जो कॉस्ट है उसे रिड्यूस नहीं करोगे, बेसिकली लिथियम का जो कॉस्ट है उसे आप रिड्यूस नहीं करोगे, तब तक एक 100% ट्रांसिशन नहीं हो सकता फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में। फिर मिनिस्टर साहब ने इंडिया का परफॉर्मेंस के बारे में बताया है, बेसिकली एनर्जी ट्रांसिशन में। सो ही टोल्ड इंडिया रैंक्ड अमंग टॉप 5 इन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड हैज रीच्ड द 2030 टारगेट ऑफ ensuring 40% इंस्टॉल कैपेसिटी इन नॉन फॉसिल सोर्सेस बाय 2021। तो देखिए ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक टॉप 5 में था, अच्छी बात है। और देखिए सारे कंट्रीज को एक टारगेट दिया हुआ था कि आपका जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका कम से कम 40% नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से होना चाहिए करके 2030 तक ये करना था, पर इंडिया ने ये टारगेट को 2021 में ही अचीव किया था। और अभी के हिसाब से हमारी जो कैपेसिटी है ऑफ नॉन फॉसिल सोर्सेस दैट इज 42%। और देखिए इंडिया का पर कैपिटा एमिशन 1/3 ऑफ द ग्लोबल एवरेज है। पर कैपिटा एमिशन मतलब टोटल एमिशन को आप पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कीजिए तो आपको पर कैपिटा एमिशन मिल जाएगा। तो इंडिया का पर कैपिटा एमिशन केवल 2.4% है अगेंस्ट द ग्लोबल एवरेज ऑफ 6.3%। तो देखिए ये भी काफी अच्छी बात है दोस्तों, ग्लोबल एवरेज 6.3% है और इंडिया का 2.4% है। तो बेसिकली इंडिया विच इज गोइंग टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहा है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, बेसिकली एनर्जी ट्रांसिशन में भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो द कंट्री हैज द मैंडेट टू अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। ये तो हमने काफी बार डिस्कस किया है दोस्तों। देखिए COP26 जब हुआ था, कहाँ पे, ग्लासगो स्कॉटलैंड में, लास्ट ईयर, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कमिट करके आया था कि हम नेट जीरो एमिशंस अचीव करेंगे 2070 तक। नेट जीरो एमिशंस मतलब क्या होता है, जितना कार्बन आप एमिट करोगे उतना आपको अब्जॉर्ब भी करना होगा। और हम 2030 तक 500 गीगावाट ऑफ पावर कैपेसिटी अचीव करेंगे फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। पहले तो 450 गीगावाट का टारगेट दिया हुआ था, पर COP26 में प्रधानमंत्री ने उसे और 50 गीगावाट इंक्रीज करके 500 गीगावाट किया था, ठीक है। एंड इट विल गेट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो ऑलरेडी हमने 42% अचीव किया है दोस्तों। तो और मतलब अगले 7 साल में 2030 तक हम 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल सोर्सेस से जनरेट करेंगे, ठीक है। अगला है स्पेशल एसे कमिटी टू ट्रेस 24 मिसिंग मॉन्यूमेंट्स, GS पेपर 1 इंडियन हेरिटेज हिस्ट्री। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह डिसाइड किया है एक स्पेशल कमेटी फॉर्म करने के लिए टू ट्रेस एंड सर्टिफाई 24 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स विच हैव गॉन मिसिंग। अब ये क्या बताया जा रहा है दोस्तों, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स मिस हो गया क्या? तो सबसे पहले ये समझते हैं क्या होता है ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का मतलब है ऐसे मॉन्यूमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स या फिर आर्कियोलॉजिकल साइट्स जिसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू प्रोटेक्ट करता है। अब एक एक्ट के बारे में बताता हूं दोस्तों, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, जिसे AMASR एक्ट 1958 भी बोलते हैं, जो मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रिजर्वेशन को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। नाउ द एक्ट प्रोटेक्ट्स मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स दैट आर मोर देन 100 years ओल्ड। तो मिनिमम 100 साल पुराना होना चाहिए। अब इसमें टेम्पल्स आएगा, सेमेट्रीज आएगा, इंस्क्रिप्शंस, टॉम्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, स्टेपवेल्स, रॉक कट केव्स, इवन ऑब्जेक्ट्स लाइक कैनन्स, माइल पिलर्स एक्सेट्रा। बेसिकली इन सारे ऑब्जेक्ट्स का या साइट्स का या मॉन्यूमेंट्स का एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए और मिनिमम 100 year ओल्ड होना चाहिए, ठीक है। नाउ प्रोटेक्ट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, विच इज अंडर द एजिस ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। नाउ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी कुछ बेसिक डिटेल्स बता देता हूं। 1861 में ये फाउंड हुआ था बाय ये ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी के हिसाब से 3693 से ज्यादा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है दोस्तों, जो ASI प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब न्यूज क्या आया है दोस्तों? न्यूज ए आया है, इनमें से कुछ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स अभी मिसिंग है या फिर ट्रेस नहीं कर पा रहा है। मतलब देखिए, आप अगर एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट विजिट करने जाते हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है
कि इसमें से कौन सा है मॉन्यूमेंट, हो सकता है उसके आसपास कोई बिल्डिंग आ गया होगा या फिर प्रॉपर तरीके से उसे डिमार्केट नहीं किया होगा। तो इस तरह 24 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जो है मिसिंग है। तो इसे ट्रेस करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल कमेटी फॉर्म किया है। वैसे रीजनली मिनिस्टर ऑफ कल्चर जी किशन रेड्डी साहब राज्यसभा को ये इन्फॉर्म किया था कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से 92 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स मिसिंग थे, पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसमें से 68 को ट्रेस किया है और 24 अभी भी पेंडिंग है। अब इन 24 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में से एक काफी हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है और अभी के हिसाब से वो भी मिसिंग है। वो है बाराखंबा सेमेटेरी इन दिल्ली। बाराखंबा सेमेटेरी के बारे में बात करें तो इसे बाराखंबा मॉन्यूमेंट भी बोलते हैं। 14th सेंचुरी टॉम्ब बिल्डिंग है जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। वैसे बाराखंबा का मतलब क्या होता है आप सबको पता है, 12 पिलर्स। ठीक, तो बाराखंबा के अलावा और भी कुछ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं जो अभी के हिसाब से मिसिंग है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स का नाम इधर दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर डेटिंग 2000 AD, 2 कोस मीनार्स, एक फरीदाबाद का मुजेजर में और कुरुक्षेत्र का शाहाबाद में। फिर 12th सेंचुरी टेम्पल एट राजस्थान बारन एंड इंचला वाली गुमटी एट मुबारकपुर कोटला इन कैपिटल। तो अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर है दोस्तों, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि रीसेंटली इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर अपने एक रिपोर्ट में ये बोला था देयर वाज एन अर्जेंट नीड टू रैशनलाइज द लिस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो हमारे जितने मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है उसे प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। इसके बारे में एक रिपोर्ट इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर भी दिया था। तो अभी इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल कमेटी फॉर्म किया है। फाइनल न्यूज, केरला में कंसिडर ऑल्टरिंग मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स टू इंक्लूड ट्रांसजेंडर। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, सोशल जस्टिस, ये सब में न्यूज आपको काम आएगा। देखिए, केरला स्टेट गवर्नमेंट अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स चेंज करने वाला है ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। उसमें कंकरेंट लिस्ट में आता है दोस्तों मैरिज जो है। तो मैरिज से रिलेटेड लॉस वगैरह एनाक्ट करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया। नाउ हमारे देश में मैरिज से रिलेटेड जो लॉज है ना, वो बेसिकली पर्सनल लॉज है। रिलीजन के हिसाब से लॉस भी चेंज होता है। जैसे हिंदूज के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियंस के लिए उनका है, मुस्लिम्स के लिए पर्सनल लॉस है। और अगर कोई इंटर रिलीजियन मैरिज करना चाहता है, ठीक है, एक हिंदू एक मुस्लिम से शादी करना चाहता है, ठीक है, तो अगर उन्हें यह लगता है कि किसी भी रिलीजन का पर्सनल लॉ के अंदर हम शादी को रजिस्टर नहीं करेंगे, तो उनके लिए एक ऑप्शन है, वो है स्पेशल मैरिज एक्ट। तो पर्सनल लॉस के अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट भी हमारे देश में है। इतना क्लियर। नाउ सारे एक्ट में आपको मेल एंड फीमेल के बीच में शादी के बारे में प्रोविजंस देखने को मिलेगा। सेम सेक्स मैरिजेस के बारे में कोई प्रोविजन नहीं देखने को मिलेगा। इवन ट्रांसजेंडर्स के बारे में भी नहीं है। ठीक है, ऐसे सेम सेक्स मैरिजेस हमारे देश में अभी तक अलाउड नहीं है, उसे अलाउ करना चाहिए करके ऑलरेडी डिमांड्स वगैरह रहा है, बातें चल रही है, कोर्ट में भी कुछ केसेस वगैरह पेंडिंग है, वो अलग बात है। तो अब केरला स्टेट गवर्नमेंट क्या करने वाला है, उनका जो केरला रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस कॉमन रूल्स 2008 है, उसे अमेंड करके ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करेंगे। तो बेसिकली इससे क्या होगा, केरला में जो ट्रांसजेंडर्स है वो अगर शादी करना चाहते हैं आपस में, ठीक है, तो उनको उनकी जो शादी है उसका एक लीगल बैकअप मिल जाए। वैसे देखा जाएगा तो केरला स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए काफी सारे स्कीम्स एंड पॉलिसीज लेके आए हैं ओवर द ईयर्स। अगर आप केरला स्टेट गवर्नमेंट का सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे ना, तो आपको काफी सारे स्कीम्स एंड पॉलिसीज देखने को मिलेगा, वेलफेयर प्रोग्राम्स देखने को मिलेगा, जो इनके एजुकेशन के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, सपोर्ट के लिए लेके आया है। तो अगर केरला स्टेट अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स भी चेंज कर रहा है ट्रांसजेंडर के लिए, तो ये काफी इनोवेटिव स्टेप होगा। एडिटोरियल्स में पहला आर्टिकल है, इंडिया जस्ट एनर्जी ट्रांसिशन इज मोर देन ए कोल्ड स्टोरी। ये आर्टिकल लिखा है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च न्यू दिल्ली के ईश्वरन जे नरसिम्हन, अश्विनी के स्वेन एंड नवरोज के डुबाश। ये आर्टिकल बेसिकली एनर्जी ट्रांसिशन के बारे में। एनर्जी ट्रांसिशन के रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया, जिसमें यूनियन मिनिस्टर आर के सिंह साहब ने कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले थे एनर्जी ट्रांसिशन के रिगार्डिंग, जब वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुआ था बेंगलुरु में। ठीक है, जो भी है, तो ये आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है दोस्तों, इसमें भी वही बात बताया जा रहा है, क्लाइमेट फिनेंसिंग कितना इंपॉर्टेंट है,
किस तरह हम G20 प्रेसिडेंसी को एज एन अपॉर्चुनिटी लेके अपने आप के लिए एक डील नेगोशिएट कर सकता है एनर्जी ट्रांसिशन के लिए। अब इधर एक पार्टनरशिप के बारे में बताया जा रहा है, जस्ट एनर्जी ट्रांसिशन पार्टनरशिप। इट इज emerging as the key mechanism for multilateral financing by developed countries to support an energy transition in developing countries। तो आजकल डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से डेवलपिंग कंट्रीज को फिनांस मिलने का एक मैकेनिज्म है जस्ट एनर्जी ट्रांसिशन पार्टनरशिप। ऑलरेडी अगर आप देखोगे साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे कंट्रीज ने इस एग्रीमेंट को साइन किया है। तो इंडिया भी अभी प्लान कर रहा है दोस्तों ये जेईटी पार्टनरशिप का एक कैंडिडेट बनने के लिए, क्योंकि इंडिया को भी चाहिए ना पैसे। अगर एनर्जी ट्रांसिशन करना है तो क्लाइमेट फिनेंसिंग जरूरी है। तो ये क्लाइमेट फिनेंसिंग मिलने का एक ऑप्शन है ये जस्ट एनर्जी ट्रांसिशन पार्टनरशिप। पर देखिए दोस्तों, इंडिया के लिए काफी चैलेंजेस है इस एनर्जी ट्रांसिशन में। सबसे बड़ा चैलेंज है दोस्तों इंडिया का पॉपुलेशन। इंडिया का एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन ऑलरेडी फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है। तो जब आप ये एनर्जी ट्रांसिशन करोगे, बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री में जब आप ऑल ऑफ ए सडन ट्रांसिट करोगे तो ये सारे जो लोग हैं वो जॉबलेस हो जाएगा। तो उनके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो अभी तक जितने जेईटीपी डील्स साइन हुआ है, मैंने आपको पहले बोला था ना, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, वियतनाम जैसे कंट्रीज ने जस्ट एनर्जी ट्रांसिशन पार्टनरशिप डील्स साइन किया है। इसमें से केवल साउथ अफ्रीका ने जो डील साइन किया है उसमें ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में कुछ बताया है और उसके लिए पैसे अलोकेटेड है। द अदर टू जेईटीपीज दैट इज इंडोनेशिया एंड वियतनाम ने जो साइन किया है ना, उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा है। तो इंडिया को ये इंश्योर करना पड़ेगा जब वो जस्ट एनर्जी पार्टनरशिप डील साइन करेंगे तो ये जो ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी कैटर करना। वैसे देखा जाएगा तो लास्ट ईयर इंडिया जेईटी पार्टनरशिप के लिए नेगोशिएट किया था, पर वो हो नहीं पाया क्योंकि इंडिया एक पॉइंट के ऊपर डिसीजन नहीं ले पाया कि किस तरह कोल को फेस डाउन करेंगे। देखिए अभी के हिसाब से इंडिया का एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है बहुत ज्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ऑल ऑफ ए सडन अगर आप कोल को फेस डाउन करोगे और रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करने लगोगे तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इंडिया का एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रहा है या नहीं। तो इंडिया को इस चीज के ऊपर कंफ्यूजन था, इसलिए वो जेईटी पार्टनरशिप लास्ट ईयर हो नहीं पाया। देखिए डेवलप्ड कंट्रीज के लिए या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज के लिए ये कोई इश्यू नहीं है क्योंकि उनका उतना एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है जितना इंडिया जैसे कंट्री का है। तो इंडिया जैसे कंट्री जब ये डील्स वगैरह साइन करते हैं ना, तो ये डील में सबसे पहले यही लिखा हुआ कि आपका कोल यूसेज कम करना है कि नहीं। इंडिया को तो वही बोलेंगे क्योंकि इंडिया का अभी का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है ना, उसका करीब 75 to 80% के बीच में हम कोल से जनरेट करते हैं। तो कोल को फेस डाउन करने के लिए वो बोलेगा ही बोलेगा। तो इंडिया को ये भी देखना पड़ेगा फेस डाउन करने से क्या हमारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होगा या नहीं। वैसे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने प्रोजेक्ट किया है दैट 2030 तक हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है डबल होगा। ठीक है, सो ये कंट्री दैट इज लाइकली टू मल्टीप्लाई इट्स एनर्जी डिमांड रिक्वेस्ट एडिक्वेट सप्लाई फ्रॉम ए डाइवर्स मिक्स ऑफ सोर्सेस। देखिए इंडिया जैसे कंट्री जिनका इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 2030 तक डबल होने वाला है, तो हमें हमेशा डाइवर्स मिक्स ऑफ सोर्सेस चाहिए। देखिए जब मैं आपको बता रहा हूं हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड डबल होने वाला है, केवल हाउस होल्ड डिमांड की बात नहीं कर रहा हूं, हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। तो अगर हम एक ही सोर्स के ऊपर रिले करेंगे तो हमारे लिए शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। हमें डाइवर्स मिक्स ऑफ सोर्सेस चाहिए। डीकार्बोनाइजेशन के चक्कर में हम हमारे डेवलपमेंट को साइड में नहीं रख सकता। देखिए डेवलप्ड कंट्रीज को यही बोलेंगे कि आप कोल को फेस डाउन कर दो, हम आपको पैसे देंगे ट्रांसिशन के लिए, पर हमें यह समझना होगा इस तरह ट्रांसिट करने से शायद हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं होगा। नाउ इंडिया has signaled a commitment to clean energy with ambitious targets like 500 gigawatt of non-fossil, including 450 gigawatt renewable energy capacity addition and 43% RE purchase obligation by 2030। देखिए इंडिया का क्लीन एनर्जी कमिटमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों, ये सब हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो बेसिकली आपको पता है दोस्तों 2030 तक 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी हमें जनरेट करना है, वो हमारा टारगेट है। ठीक है, एंड 43% आरई परचेस ऑब्लिगेशन लिखा है। आरई परचेस ऑब्लिगेशन मतलब क्या है दोस्तों? आरई मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, परचेस ऑब्लिगेशन मतलब देखिए जितना इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना, डिस्कॉम्स वगैरह होता है, उन्हें यह बोला जाएगा कि आपको कम से कम 43% एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से ही परचेस करना है, मैंडेटरी है, इसे बोलते हैं परचेस ऑब्लिगेशन। ठीक है, तब जाके वो खरीदेगा ना, नहीं तो वो खरीदेंगे नहीं। तो उन्हें ये बताएंगे कि आपको
जो इलेक्ट्रिसिटी खरीदना है उसका 43% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ही खरीदना है। ये सबके अलावा अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिसीज है, इंटरवेंशन है इन टारगेट्स को सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट में प्रोविजंस है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में आपको पता होगा, जिसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब क्या होता है? बेसिकली हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज करने के लिए हमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना होगा, इंडस्ट्रियली हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना होगा। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करोगे ना, उसे ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू मतलब पानी को स्प्लिट करके जब आप हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करोगे उसमें कोई कार्बन एमिशंस वगैरह नहीं होगा। देखिए, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का अलग अलग तरीका है। फोसिल फ्यूल से भी आप हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर उसे बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन। अगर फोसिल फ्यूल से आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस करोगे, ऑब्वियस सी बात है ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी होगा ना, तो वो वायबल नहीं है। तो हमें ऐसे कुछ सोर्स से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है जिससे कोई कार्बन एमिशंस ना हो, फिर वो हाइड्रोजन आपको ऐसे फ्यूल यूज करना है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है बेसिकली नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। फिर हम अलग अलग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनीज को, ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। मार्केट मैकेनिज्म से, जैसे कि नेशनल कार्बन मार्केट हम लॉन्च करने वाला है। वैसे कार्बन मार्केट मतलब क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऑर्डर पास करते हैं कि सारे इंडस्ट्रीज को एक महीने में 50 किलो से ज्यादा कार्बन एमिट नहीं करना है। 50 किलो इज द लिमिट, उससे ज्यादा नहीं करना है। मतलब आपको प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा 50 किलो तक अगर आपका पहुंच गया, ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ एक इंडस्ट्री मान लीजिए एनर्जी को कंजर्व किया, अच्छे स्ट्रैटेजी यूज किया और अपने एमिशंस को 40 किलो तक कंटेन किया एक महीने में। मतलब 50 किलो लिमिट है पर उन्होंने 40 किलो तक कंटेन किया। अब इनके पास 10 किलो बचा हुआ है, 10 किलो और एमिशन ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री कर सकता है कि नहीं। अब ये 10 किलो हो गया दोस्तों उस कंपनी का कार्बन क्रेडिट। अब ये क्रेडिट ये दूसरे कंपनी को बेच सकता है जो 50 किलो से ज्यादा एमिशन करना चाहते हैं। हो सकता है दूसरा कोई कंपनी होगा, उनका ऑलरेडी 50 किलो हो गया होगा, वो और 10 किलो एमिट करना चाहता है, बेसिकली प्रोडक्शन करना चाहता है, तो वो 40 किलो वालों से वो क्रेडिट खरीद सकता है। तो इसे 40 किलो वाला जो कंट्री उनको फायदा भी मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी जितने कंपनी से ऑब्वियस ही बात है वो पैसे बचाने के लिए कम से कम कार्बन एमिशंस को कंटेन करने की कोशिश करेंगे। देखा जाएगा तो दुनिया भर में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंटेन करने में ये कार्बन मार्केट वाला जो मैकेनिज्म है वो काफी मदद किया है। तो इंडिया अपना एक कार्बन मार्केट लॉन्च करने वाला है। तो बेसिकली ये सारे जो इंटरवेंशन है दोस्तों, ये इंडिया का सीरियस एफर्ट्स को डिस्प्ले करता है एट एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है। बट additional supplementary measures are needed for a coherent JET strategy। पर ये काफी नहीं है, और भी कुछ हमें करना होगा अगर आपको एक coherent JET strategy चाहिए। वो कौन कौन सा है? Here are 3 sets of actions that could further expedite India's energy transition। इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन को और एक्सपेडिट करने के लिए 3 सेट ऑफ एक्शंस ऑथर्स ऑफ द आर्टिकल प्रपोज कर रहा है दोस्तों। नंबर 1 है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन जो हो रहा है ना दोस्तों, उसे स्पीड अप करना पड़ेगा। अभी के हिसाब से 16 गीगावाट ए ईयर कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है या फिर ऐड हो रहा है, उसे 75 गीगावाट ए ईयर तक करना पड़ेगा अगर हमें हमारा 2030 टारगेट दैट इज 500 गीगावाट का टारगेट अचीव करना है। तो बेसिकली कैपेसिटी एडिशन का जो स्पीड है उसे इंक्रीज करना पड़ेगा। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट रेट्स को भी एक्सपैंड करो। बेसिकली अलग अलग सेक्टर्स में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का यूसेज इंश्योर करो। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसे सोलराइज करो, बेसिकली सोलर एनर्जी से वो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पूरा होना चाहिए। फिर आज की डेट में जितना डीजल पावर्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उन्हें पूरा इलेक्ट्रीफाई करो, और अभी सी बात है वो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से जनरेट होना चाहिए। एंड फाइनली रेजिडेंशियल कुकिंग एंड हीटिंग के लिए भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी यूज होना चाहिए। सेकंड, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लीन एनर्जी कंपोनेंट्स इज क्रिटिकल टू सस्टेन ए जेईडी। क्या बताया जा रहा है? देखिए, एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में बात हो रही है ना, तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। अब जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स आप यूज कर रहे हो वो कहां से आएगा? उसका अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगा तो अच्छा होगा ना, चाहे वो सोलर पैनल हो, विंड मिल हो, जो भी हो, ठीक है। अब बात यह है दोस्तों, वैसे इंडिया ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया है पर अभी तक कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस अचीव नहीं किया है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इंडियन कंपोनेंट्स का जो कॉस्ट है ना, चाइनीज कंपोनेंट से 20% कॉस्टलियर है, ठीक है। सो
गिविंग प्रेफरेंस टू डोमेस्टिक कंपोनेंट्स विदाउट एड्रेसिंग कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस में स्लो डाउन द पेस ऑफ डिप्लॉयमेंट। अगर आप कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस को भी एड्रेस नहीं करेंगे, अगर इंडियन कंपोनेंट्स चाइनीज कंपोनेंट से ज्यादा कॉस्टली रहेंगे तो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट का पेस इतना अच्छा नहीं होगा। तो हमें दूसरे मार्केट्स के साथ नेगोशिएट करना होगा। बेसिकली जेईटी पार्टनरशिप के अंदर दूसरे मार्केट्स के साथ नेगोशिएट करके ये कॉस्ट गैप जो है उसे कम करना पड़ेगा। फाइनली ऑन कोल यूज, इधर क्या बताया जा रहा है? इधर ये बताया जा रहा है जब तक कोल का फेज डाउन स्टेज शुरू नहीं होता तब तक हमारे पास जितने कोल रिसोर्सेस है उसे हम जिस तरीके से अभी यूज कर रहे हैं ना, वो तरीके को बदलना पड़ेगा ताकि उसके एफिशिएंसीज बढ़ जाए। अब कोल रिसोर्सेस का एफिशिएंसीज को बढ़ाने का तरीका क्या है? देखिए, एक ये है कि जितने कोल फायर्ड पावर प्लांट्स है उसे कोल माइनिंग साइट्स के पास सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि आज के हिसाब से क्या हो रहा है ना, कोल माइनिंग साइट्स और कोल फायर्ड पावर प्लांट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत पैसे लगता है। अब ऐसा बोला जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ कोल का 1/3 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो अगर आप इसे पास में सेटअप करोगे, ठीक है, जब तक कोल का फेज डाउन स्टेज शुरू नहीं होता तब तक ये सब कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, इतना वेस्टेज नहीं होगा, है कि नहीं। ऊपर से देखिए हमारे जितने कोल फायर्ड पावर प्लांट्स है ना, उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी कम है, 58% है। मतलब टोटल कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है अगर हमें फ्यूचर में कोई डिमांड आ गया तो इस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर को इंक्रीज करके हम काम चला सकते हैं। तो कुल मिला के एनी फ्यूचर जेईटी पार्टनरशिप डील मस्ट कंसिडर दिस ब्रॉडर फ्रेमवर्क फॉर फिनेंसिंग एंड सपोर्टिंग एन एनर्जी ट्रांसिशन। मतलब देखिए, कल की डेट में जब आप एक जेईटी पार्टनरशिप डील साइन करते हो तो एनर्जी ट्रांसिशन से रिलेटेड जितने एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किया वो सब कंसिडर करना चाहिए, वो सबके लिए पैसे होना चाहिए, ठीक है। तो इस साल में G20 प्रेसिडेंसी हमारे पास है, तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है टू नेगोशिएट ए डील फॉर इटसेल्फ व्हाइल आल्सो शेपिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन जस्ट एनर्जी ट्रांसिशन। देखिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी इंश्योर करना है, इसके साथ साथ ये G20 प्रेसिडेंसी को यूज करके हमारे लिए भी एक अच्छा डील हमें नेगोशिएट करना होगा एनर्जी ट्रांसिशन। तो दोस्तों, दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।